ओके डियर, वेलकम बैक। फिर से एक बार नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किए हैं। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिया है। कोई कोई लड़का इस लेक्चर तक अगर पहुंच पा रहा होगा तो उसको सॉल्यूशन करते करते एकदम कभी कभी गुस्सा जैसा आ जाता है कि इतना सारा क्वेश्चंस है। बट डोंट वरी, आपको क्वेश्चंस हमेशा करना ही चाहिए। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है वो किस लेवल तक नहीं पढ़ा है और उसका कितना तक तुम में समझ आया है और कितना तक लगी अपना नॉलेज गेन किया है। वो पता चलता है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने से। अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका मतलब है क्या अर्थ होता है? एक ही अर्थ होता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है उस पर कमांड आ गया है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस आपको बनाना चाहिए, अच्छे से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो मैं हूँ, मेरे रहते हुए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी चीज का कमी महसूस होगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिस भी सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको तकलीफ नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। गॉट इट? आप चाहें तो खुद से भी पहले प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का। जैसे पहले क्वेश्चन से ये है, क्वेश्चंस आपने देख लिए, अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए, द क्वेश्चंस हियर अराइजेस इज दैट एक्सप्लेन द टर्म फर्टिलाइजेशन। ये आखिरकार फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन करना है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? नो प्रॉब्लम। और फर्टिलाइजेशन को तो डिफाइन करना ही है, इसको साथ साथ आपको बताना है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब कीजिए। समझ गया ना कि क्या क्वेश्चन है? अब देखो, तुम में से कुछ लोग सोच रहा होगा कि ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो तो हम लिख लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इसको शायद मुझे नहीं पता सर, आप ही बताइए। ऐसा आप लोग कह रहे होंगे, शायद मुझसे कहिएगा। सो डोंट वरी, फर्टिलाइजेशन का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ। 61 का ए का आंसर लिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो लिखिए, लिखना स्टार्ट करेगा। नाउ वो स्टार्ट्स राइटिंग, लिखेगा कि द प्रोसेस ऑफ क्या जी? तो फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होगा तो आपको यही लिखना होगा कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, देन दिस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? अच्छी बात है। अब देखो, द क्वेश्चंस हियर अराइजेस इज दैट कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब प्रक्रिया क्या है, इस प्रोसेस क्या है उसको लिखाना ह्यूमन बीइंग्स में। है ना कंफ्यूजन यहाँ पे? बट बहुत ही सिंपल है जी। जैसे देखो क्या लिखा रहा हूं मैं, यहां से लिख सकते हो स्टार लगा के कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो क्या है? तो इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स ना लिख करके आप स्पर्म ही लिख दीजिए डायरेक्ट। फ्यूजन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फादर with the egg from the mother to form a fertilized egg। बस यही लिखना था कि डिस्क्राइब कर रहा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यही है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो
कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है ना, यही होगा। गॉट इट? अच्छी बात है कि भाई प्रोसेस पूछा तो प्रोसेस क्या है, कुछ खास नहीं है। ये एक्चुअली इज द मीटिंग ऑफ स्पर्म है। यहाँ पे फ्यूजन की जगह पर मीटिंग भी लिख सकते हो, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। फ्यूजन की जगह पर मीटिंग भी लिख सकता है, नहीं तो फ्यूजन भी ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है। गॉट इट? तो आप हमेशा इसे ही लिखिए। चलिए, ये आंसर कंप्लीट होता है। 61 का ए था, तो आप इसे फौरन से नोट कीजिए। फिर बी क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। व्हाट इट? बी है कि ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन एग बाय ए स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट। अब जो प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट बनने का जो प्रोसेस है, वो जाइगोट बन रहा है किस प्रकार से स्पर्म और ओवम का मिलन से, जो भी मैंने लिखाया है उसको एक फिगर के माध्यम से बताइए, यानी कि उसके लिए एक डायग्राम बनाइए। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए डायग्राम एक बना देंगे और क्या चाहिए। तो इसको में तो कुछ करना ही नहीं है जी, है ना। 61 का बी हो गया। इसको में आप क्या कीजिए कि आप तुम एक ओवम उठा लो और एक स्पर्म उठा लो। जैसे कि ये मैं फिगर बना रहा हूं अभी, जो एक स्पर्म का फिगर बना रहा हूं, ठीक है ना। ये स्पर्म है, ठीक है। और सपोज दैट ये ओवम है और ये फिगर जो है वो किसका है, तो स्पर्म का है, ठीक है। ये स्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन क्या कहता है कि दोनों का मिलन होना चाहिए। ये जो तुम देख रहे हो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये जो इसमें भरा हुआ लिक्विड है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें भी है जो साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है ना डियर। अब देखिए क्या होगा इसमें। अब ये स्पर्म और ये ओवम जो है वो दोनों आपस में क्या करेगा, मीट करेगा, मिलेगा। तो देखिए कैसे, अब ये जो इसका जेली कोट है ये हट जाएगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा, जो टेल है इसका टेल बाहर ही रह जाएगा और जो स्पर्म है जो है वो क्या हो जाएगा, एंट्री ले लिया। तो अब जैसे ही ये मिलेगा तो अब क्या हो जाएगा, कुछ फिगर जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मैं बड़ा करके फिगर बना रहा हूँ, ओवम का साइज जो है वो इतना ही रहेगा, मैं बड़ा करके फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो ये जो है वो दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो अभी, ये जाइगोट का स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट का स्ट्रक्चर है, समझ गया ना। यहाँ पे क्या हुआ, तो फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विथ एग न्यूक्लियस, ठीक है। स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस। और ये जो फिगर देख रहे हो तुम, ये पूरा का पूरा एक जाइगोट है, सिंगल सेल है, ये बड़ा करके मैंने आपको दिखाया। तो बस ये बी का
61 का बी का जो आंसर है बस यही फिगर आप बना दीजिए, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। गॉट इट? अच्छी बात है। आई होप कि आप इसे लिखते होंगे और समझते भी होंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस और बातें करता हूं। Let us discuss about these questions. The question here arises is that what type of couples are helped to have babies by the in vitro fertilization technique? प्रश्न है और आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का कपल्स को, और किस तरह का ह्यूमंस की बात करें तो किस तरह का कपल्स को ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है वो मदद करेगा, किस लिए? तो एक न्यू बेबी को जन्म देने में। तो हम लोग पढ़ रखा कि इन विट्रो टेक्निक्स जो है वो वैसे महिला के लिए है जो बच्चा देने में समर्थ है। क्यों बच्चा देने में समर्थ? सर उसका जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक्ड हो गया है। तो लिखेंगे 62 का ए का आंसर हो जाएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक helps those women with blocked oviducts in having babies। देखिए ये लाइन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है वो हेल्प करेगा वैसा महिला को जिसका जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक कर गया है, जाम कर गया, खराब हो गया। और यही कारण है कि स्पर्म जो है वो ओविडक्ट में नहीं जा पा रहा, ब्लॉक्ड हो गया है। तो वो किस लिए मदद कर रहा है? तो इन हैविंग बेबीज, उसको बेबीज को जन्म देने में मदद करता है। इन हैविंग बेबीज का मतलब ये हुआ, समझ गया ना? यानी कि वो भी बेबी दे सकती है, वो भी बेबी रख सकती है। गॉट इट? अच्छी बात है। अब बी है कि डिस्क्राइब द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब जो ह्यूमंस की बातें हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स की बातें हो रही है, तो ह्यूमन बीइंग्स को किस तरह से हेल्प करेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में, इसको डिस्क्राइब कीजिए, यानी कि पूरे वर्णन कर करके लिखिए। ना तो इसका डिफिनेशन पूछा, ना टेक्निक्स पूछा कि कैसे होगा, डिस्क्राइब कीजिए। गॉट इट? तो लिख लेगा। ये पहले कंप्लीट करो तुम, क्योंकि स्टेप बाय लिखाएंगे। ये कंप्लीट हो गया ना, मैं इसे इरेज करने वाला हूं, अगर नहीं लिखे हो तो बी केयरफुल, लिख लीजिए। लिख लिए हो? अब देखिए ये बी का आंसर लिखा रहा हूं, डिस्क्राइब करने, तो लिखेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन helps the woman helps the woman with blocked oviducts इन हैविंग, किस लिए जी? तो इन हैविंग बेबीज के लिए, यानी कि बेबीज को जन्म दे सकता है। कैसे? तो इन फॉलोइंग वेज, कुछ निम्नलिखित तरीके से जो है वो मैं लिखाने वाला हूं। सबसे पहले क्या किया जाता है?
सबसे पहले कि फादर प्रोड्यूसेस स्पर्म, जो फादर है वो क्या करेगा, वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, प्रोड्यूसेस स्पर्म। और दूसरा बात ये है कि ओवम इज collected from the female body by the लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है वो एक टेक्निक है जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं महिला जो फीमेल बॉडी है उस बॉडी में से मैं एक ओवम को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। कौन सा प्रोसेस से, तो लैप्रोस्कोपी प्रोसेस से। गॉट इट। अब तुम्हारे मन में चल रहा हो कि ये कैसे संभव है, तो लैप्रोस्कोपी प्रोसेस जो है वो एक छोटा सा कट लगाया जाता है एब्डोमिनल एरिया में, और फिर एक फाइबर के थ्रू पता लगा जाता है ओवरी के बारे में कि ओवरी कहाँ पे है, और फिर एक ओवम को उसमें से निकाल लिया जाता है लैप्रोस्कोपी टेक्निक से। गॉट इट। तो क्या होता है लैप्रोस्कोपी, कोई पूछेगा तो बता दो, अच्छी बात। अब आपके पास ओवम भी निकाल लिया गया है, और फादर जो स्पर्म है इसका क्या ही करना, ये ही निकाल ही चुका है। अब ये दोनों का मिलन होगा, दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे नाउ कि बोथ sperm and ovum fuse करेगा to form a single cell। to form a single cell कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, तो जाइगोट बोलेंगे उसको, कॉल्ड जाइगोट। एंड द प्रोसेस, और जो प्रक्रिया चला, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रक्रिया चला वो फर्टिलाइजेशन कहलाया, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि ये स्पर्म और ओवम जो है वो कहां फ्यूज करेगा, तो लिखेंगे कि हेयर स्पर्म फ्यूजेस विथ ओवम इन ए टेस्ट ट्यूब ग्लास। एक टेस्ट ट्यूब ग्लास में जो है वो स्पर्म का मिलन होता है, ठीक है, समझ गया ना, अच्छी बात। टेस्ट ट्यूब ग्लास, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं, या फिर ग्लास ट्यूब कहिए, जो कहना सो कहिए। तो एक टेस्ट ट्यूब ग्लास रहता है कुछ इतना सा साइज का, उसमें मिला लिया जाता है स्पर्म को और ओवम को, ताकि फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियोज का निर्माण होगा। लिखेंगे कि when a zygote is converted, या फिर ऐसे लिखिए is formed into an embryo, then this embryo is collected and इसका इम्प्लांटेशन होगा, and
implantation into the uterus of the female body या फिर यूटेरस ऑफ द वोमेन। ठीक है, यूटेरस का दूसरा नाम वॉम्ब भी होता है, WOMB। ठीक है ना। तो इस यूटेरस में इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, इम्प्लांटेशन, ट्रांसप्लांट नहीं होता, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इफ embryo is successfully implanted in the uterus, अगर यूटेरस में जो हम आपका एम्ब्रियो है वो सक्सेसफुली एकदम सही तरीके से इम्प्लांट कर दिए हैं आपने, तब क्या होगा? देन नॉर्मल प्रेगनेंसी takes place and finally, और फिर फाइनली क्या होगा? ए बेबी इज बॉर्न, और फिर अंततः फाइनली एक बच्चे का जन्म होगा। ए बेबी इज फॉर्म, एक बेबी जो है वो जन्म लेगा। ठीक है ना। तो यही कुछ स्टेप्स था जो मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डिटेल में बता दिया है। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा और समझा होगा। मैंने इतनी सारी बातों को आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, वही सारी चीजों को तो लिखा हूं यहाँ पे। तो इसे आप फौरन से लिखिए, 62 का बी का आंसर है ये, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ठीक है ना स्टूडेंट, इसे फौरन से नोट कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए ना। अच्छी बात है। लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट आर viviparous animals? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ viviparous animals। अब ये viviparous एनिमल क्या होता है उसका एग्जांपल्स देना है, वो भी 2 ही एग्जांपल्स देना है। तो मैंने आपको पढ़ा था viviparous एनिमल्स क्या होता है, बी में है कि व्हाट आर oviparous animals, इसका भी गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ oviparous animal। यहाँ पे प्रश्न है स्टूडेंट कि व्हाट इज viviparous animal एंड व्हाट इज oviparous animal, और ये दोनों एनिमल्स का एग्जांपल के साथ समझाना। तो पहले एक था 63 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। जो प्रश्न है कि व्हाट इज viviparous animal, तो क्या बताया था मैंने कि दोज एनिमल्स व्हिच गिव्स birth to young ones or individuals, then this is called viviparous animal। एग्जांपल में बोले थे ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग etc। गॉट इट। मैंने अभी भी बोला इंग्लिश में कि वैसा कोई भी जानवर जो डायरेक्टली क्या करता है, एक बच्चे का निर्माण देता है, सीधे एक बेबी का जन्म देता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में डायरेक्ट एक बच्चा का जन्म देता है। जैसे काऊ को ही देख लीजिए, गाय को ही देख लीजिए, गाय भी एक सीधे एक बच्चे को जन्म दे देती है। समझ गया ना। तो ये एग्जांपल्स हो गया किसका, viviparous एनिमल का। आई होप कि आपने समझा होगा। अब इसी चीज को डिफिनेशन में लिखा देता हूं, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग। लिखोगे कि दोज एनिमल्स which gives birth to an offspring or individual और कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जी, तो viviparous बोलते हैं, और कॉल्ड viviparous एनिमल्स। एग्जाम्पल पूछा है तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। जैसे में हो गया कैट
डॉग, दो ही पूछा था, तो एक तो कैट ले ही लिए, और क्या, और ह्यूमंस को ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना, दो एग्जाम्पल पूछा था, दो एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 63 का बी है। 63 का बी ने प्रश्न में क्या पूछा वो तो सभी को पता ही है। पूछा है कि ओविपेरस एनिमल्स क्या होता है और इसका दो एग्जांपल के साथ बताइए। तो ओविपेरस एनिमल दोज एनिमल्स व्हिच लेस एग फ्रॉम व्हिच द यंग वंस आर हैच्ड आउट। मैंने अभी भी बोला इंग्लिश में, उसे हिंदी करके बताता हूं। मैंने कहा कि वैसा कोई भी जानवर हो जो क्या करता है कि अंडे का जन्म देता है या फिर अंडा देती है, और उसमें से जो इंडिविजुअल है ऑफ स्प्रिंग वो निकल करके बाहर आ जाता है। तो इस तरह का एनिमल्स को कहते हैं ओविपेरस एनिमल। जैसे में हेन हो गया, मुर्गी अंडा देती है। जैसे में लिजार्ड हो गया, छिपकली, बेबी, ये भी तो अंडा देती है। ठीक है ना, तो लिखेगा, लिखो दोज एनिमल्स those animals lays eggs from which young ones are hatched out. Is called, तब क्या कहें उसको जी, बोलो, ओविपेरस एनिमल। तब हम लोग वैसे एनिमल्स को ओविपेरस एनिमल का नाम देते हैं। जो लेस का मतलब हुआ गिव, यानी कि देती है। तो क्या देती है स्टूडेंट, अच्छा से लिख देता हूं, तो अंडे को देती है। लेस का मतलब हुआ देना, यानी कि गिव। लेस की जगह पर आप गिव भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। लेस एग्स फ्रॉम विच, जिसका मतलब क्या होता है, यंग वंस जो है वो हैच का मतलब हुआ कि उस तोड़ करके उसको बाहर आ जाती है वो मुर्गी। समझ गया ना। एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे हेन हो गया, लिजार्ड हो जाए, क्योंकि लिजार्ड भी तो अंडा ही देता है ना। दो एग्जाम्पल हो गया, कंप्लीटेड। तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने देखा जो काफी इंटरेस्टिंग था। विविपेरस और ओविपेरस एनिमल के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आई होप कि आपको भी आता होगा इसका आंसर, बट अगर नहीं भी आ रहा होगा फिर भी आप बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने जो बना दिया है। ठीक है ना, अच्छी बात है। इसे फौरन से नोट कीजिए, फिर कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस। आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे, जो कि नोट भी कर लिया होगा। अब देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 64 है कि हाउ डज एन एमीबा रिप्रोड्यूस। एमीबा जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम। आप डिस्क्राइब कीजिए कि रिप्रोडक्शन इन एमीबा वो भी कैसे। तो एक फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि एमीबा जो है वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। फिगर ये होगा, वो होगा, ये होगा। गॉट इट, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको बताना होगा। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 64। आपको बताया था जी कि एमीबा जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बताया था ना। हाँ सर, बताया था कि एमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, लिखेंगे कि एमीबा reproduces by a process जिसको क्या बोलते हैं, तो बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है ना। और बाइनरी फिजन को पूछा है तो क्या है, तो बोल दीजिएगा
कि बाइनरी फिजन जो है वो भी चीज है टाइप ऑफ, वो क्या है, एक प्रकार का टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इतनी सारी जानकारी मैंने दिया कि कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, तो बाइनरी फिजन के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करता है। अब फिगर के माध्यम से जो मैं लिखा रहा हूं बस उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला है आपको। देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एमीबा का एक फिगर, एक्चुअली एमीबा का जो है वो कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है, इसीलिए मैंने उसका एक जैसे तैसे फिगर बना दिया है। ये जो है वो एक न्यूक्लियस है एमीबा का, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, बस इतना ही। और आप लिखिए कि जो ये आप न्यूक्लियस देख रहे हो, ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वो फाइनली न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेशन हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, जैसे कि तुम इस फिगर में देख सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट, न्यूक्लियस का साइज जो है वो बड़ा हो गया। फिगर को जरा सा इसके जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये साइज इस प्रकार से हो गया न्यूक्लियस का, तो अब ये क्या करने वाला है एमीबा, अब ये एक और डिवीजन कीजिए और इसमें से कुछ इस प्रकार से रहेगा। देख सकते हो कि किस तरह से जो एमीबा है वो न्यूक्लियस जो है वो सेल के अलग अलग हो चुका है। ये अब ये जैसे ही ये हुआ तो एक प्रक्रिया में ये क्या करने वाला है कि ये कुछ इस प्रकार से फिगर अपना कर लेगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। कुछ इस प्रकार से ये न्यूक्लियस हो गया और इस साइड भी इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। चलो अब ठीक है जी, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ, देख सकते हो कि किस तरह से जो बीच में है वो यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड हो गया है, दब गया है। अब जो है वो फाइनली दो एमीबा में ये तब्दील हो जाएगा। इस साइटोप्लाज्म को कुछ इधर दिखा देते हैं आपको। साइटोप्लाज्म बोल दिया भैया। अब देखो ये जो है वो एक इंडिविजुअल ये है एमीबा, एक ये है और एक ये एमीबा हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे क्या देखा तुमने, टू न्यू इंडिविजुअल, दो न्यू इंडिविजुअल एमीबा का जन्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो है वो फिगर ए है, फिगर ए है, ये जो है वो फिगर बी है, ये जो है वो फिगर बोलिए सी है, एंड दिस इज आवर फिगर डी, और ये फाइनली फिगर ई है। फिगर ई है। तो रिप्रोडक्शन इन एमीबा मैंने आपको सिखाया है और विथ स्ट्रक्चर के साथ बता, आप इसे फौरन से नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और क्वेश्चंस को मैं साइड एकदम हट गया हूं, समझ गया ना आप इसे, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे लिखा होगा। अब जब ये लिख लिए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 पढ़े हैं, वो क्या है, मैं इसे तुरंत ही मिटा देता हूं। हाउ डज ए हाइड्रा रिप्रोड्यूस। अब हाइड्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि हाइड्रा जो है वो किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा, और इतना ही नहीं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। आपको एक्सप्लेनेशन लेना हो वो भी एक फिगर के माध्यम से, एक
डायग्राम बनाते हुए देना है। तो ठीक है, इसमें भी नो प्रॉब्लम। लेट अस, मैं इसे इरेज तो कर लूं जरा। चलिए ठीक है ना, हो गया क्लीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 लिखेंगे कि 65 का आंसर हो रहा है, लिखेंगे हाइड्रा इज ए सिंपल कैसा ऑर्गेनिज्म है जी? मल्टी सेलुलर है स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, तो विच रिप्रोड्यूसेस बाय ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है, प्रोसेस जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड बडिंग, बडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है ना, जो क्या है ये बडिंग? कोई पूछा कि बडिंग बताओ क्या है, तो बडिंग जो है एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, which is a type of asexual reproduction, जो asexual reproduction का क्या है, प्रकार है। समझ गया ना डियर? अच्छी बात है। अब देखिए इसको क्या करता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रा है वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। अब मैं आपको सिखाता हूं, फिगर के माध्यम से दर्शाता हूं कि किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं एक हाइड्रा का जो है वो फिगर कुछ ड्रा कर लेता हूं, जो भी फिगर हो हाइड्रा का। ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ हाइड्रा, मान लीजिए कि यह एक हाइड्रा है कुछ इस प्रकार से। अब यह हाइड्रा क्या करता है, बडिंग के थ्रू कैसे करेगा, अब यह एक बड का निर्माण करेगा। बोले किस चीज का निर्माण करेगा जी? तो एक बड का निर्माण करेगा। जैसे कि यहां पे एक बड निर्माण कर दिया, ये बड, ये जो फिगर है वो हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसे रिप्रोडक्शन करता है? तो बडिंग के थ्रू। तो बडिंग क्या है? तो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? अच्छी बात है। और भी बहुत डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी है इस बडिंग के बारे में, मेरे सेशन देख लेना, लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर खोज करके बडिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जब ये बडिंग जो है, बड का निर्माण किया, तो ये बड जो है वो और बड़ा होगा। ये जो बड है वो क्या हो जाएंगे, और बड़ा हो जाएगा, खाएगा पिएगा, खूब तगड़ा हो जाएगा। ये बड जो है, बड का साइज जो है वो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि प्रीवियस से ये बड़ा हो गया है। ठीक है अरे बोलो, बोलते हो ना जी कि हाँ सर ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छी बात। टेंट्रिकल्स है ये हाइड्रा का। ठीक है ना। अब देखिए ये जब ये बड़ हो गया है तो अब ये क्या करेगा, बड़ा हो गया तो अब कुछ ये अलग हो जाएगा, यानी कि ये सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो हाइड्रा है वो 2 न्यू इंडिविजुअल में बदल गया है। अब यहां पर लिख सकते हो कि 2 न्यू इंडिविजुअल। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपने इसे सीखा होगा और आपने इसे फॉलो करेगा। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 65 और 64 को कंप्लीट किया है, वो भी डिटेल में कंप्लीट किया, फुल एक्सप्लेनेशन दिया हूं, कोई फिगर यहां पे दर्शा दिया हूं। अब अगर इसे नहीं लिखा हो तो फौरन से लिख लीजिए, मैं साइड हट गया हूं अभी। ठीक है ना, समझ गया? आई होप कि आपने लिखा होगा। चलिए अच्छी बात है।
तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जितना भी था इस लेक्चर में समाप्त होता है। अब और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होगा। और बाकी अगर और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। बट जितना भी क्वेश्चंस बताता हूँ, जितना भी मेरी सारी बातें होती है वो बहुत ही कॉस्टली रहती है। इसे प्रीशियस स्टोन की तरह संभाल करके रखा कीजिए, समझ गया ना? अच्छी बात है। बाकी की बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा तो नहीं कहूँगा, बट टेक केयर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या रहना जी, तो मुस्कुराते